तो धीरे धीरे देखते देखते अब हम लोग आ गए हैं अपने लास्ट टेस्ट के सॉल्यूशन पर। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज 26, क्योंकि 2026 चल रहा है तो 26 टेस्ट की श्रृंखला थी और आखिरी सॉल्यूशन पे है। अगेन फुल सिलेबस एंड दिस इज द लास्ट टेस्ट। डी इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछा गया है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है √L+2 और जो L की वैल्यू D के लिए है वो है 2। S के लिए होता है 0। अगर मैं इसको इधर लिखना चाहूँ SPDF, तो फॉर S इट इज 0, P के लिए 1 और D के लिए 2 और F के लिए 3। दीज आर द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो यहाँ इस फॉर्मूले में जब आप 2 रखेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 2 एंड 2 प्लस ये 1 लिखना चाहिए, 2 + 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, √3 × 2 यानी कि 6 और h/2π, जिसको कि हैश करके भी लिखा जा सकता है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम। तो √6 हैश हो जाएगा। ये जो हैश लिखा हुआ है इसका मतलब होता है h/2π, तो फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इन सब के लिए निकाल सकते हैं और निकाल के लिए याद कर लें, क्योंकि डायरेक्टली पूछा जाता है तो बहुत फॉर्मूले पे ना जाना पड़े, तो दैट विल बी अ बेटर थिंग। रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल करेंगे तो दैट विल बी रेजिस्टिविटी। 1/ρ इज इक्वल्स टू कप्पा होता है। कप्पा इज कंडक्टिविटी एंड रो इज रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस है, उल्टा का मतलब रेसिप्रोकल, और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है कंडक्टिविटी। द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइडाइज, जब भी कभी इस तरीके का सवाल देखें कि इसका इससे रिएक्शन हो रहा है और इसकी इतनी मात्रा है उसकी कितनी लगेगी, दोनों की मात्रा पे सवाल है, तो वो सवाल को सॉल्व करने का तरीका है इक्विवेलेंट ऑफ, ये रिएक्ट कर रहा है यानी N2H4 हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7, यानी दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। अब इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो इसमें अगर हम देखें तो इसका वेट कितना दे रखा है 19.4, इसका मॉलिक्यूलर वेट 194 होता है, और वैलेंसी फैक्टर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये +6 में है, और +6 से ये किस में बदल रहा है, CrOH4- यानी +3 में बदल रहा है। तो चेंज +6 से +3 में कितने का आ रहा है, 3 का, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ये तो मैंने लिख लिया किसका, इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7। इसका निकालेंगे तो इसका 14 दूना 28 और 4 32, यानी मॉलिक्यूलर वेट तो 32 हो गया, डिवाइड सॉरी वेट पहले लिखेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो वेट अगर इसका लिखेंगे तो इट विल बी W, जो कि हमें निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट इसका 32 है और वैलेंसी फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, तो N2H4 में अगर देखा जाए तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ये +4 है तो ये -4 होगा, और ये 1 पे आएगा -2, और ये बदल रहा है किसमें, नाइट्रोजन में चेंज हो रहा है N2 में, तो ये 0 है, और -2 से 0 मतलब चेंज 2 का आया, लेकिन 2 नाइट्रोजन है तो 2 × 2 बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे। अब अगर इसको सॉल्व करें तो ये 4, ये हो जाएगा 8, तो ये W/8 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 10, और ऊपर 3 चला जाएगा तो इट विल बी 3/10। तो 8 × 3 = 24/10, यानी 2.4 ग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन जो फॉर्मूला मैंने इसमें इस्तेमाल किया है इक्विवेलेंट का, वो फॉर्मूला है वेट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट, और अगर आप इक्विवेलेंट वेट नहीं जानते हैं तो W डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट ऑब्लिक गेन इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। Fe+2, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है और ये बन गया है आयरन सॉलिड, और इसका जो दिया गया है E0 दैट इज -0.44, ये इसका E0 दिया गया है, यहाँ पर मैं E0 लिख लेता हूँ। फिर इसके बाद दूसरा रिएक्शन है Fe+3। Fe+3 में 3 इलेक्ट्रॉन जोड़े गए हैं और इससे बन रहा है आयरन, और इसका जो E0 दिया गया है वो है -0.036, ये दूसरा है। और जिस रिएक्शन का मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, यानी जो तीसरा वाला रिएक्शन है, वो है Fe+3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे एंड इट विल बिकम Fe+2। तो Fe+3, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाएगा एंड इट विल बिकम Fe+2। तो हाउ टू फाइंड इट आउट, यहाँ पर अगर आप देखें तो मुझे Fe+3 चाहिए और रिएक्टेंट साइड में चाहिए, तो ये तो सही लिखा है कि मुझे Fe+3 रिएक्टेंट साइड में मिल जाएगा।
और दूसरे नंबर पे मुझे Fe+2 भी चाहिए, लेकिन वो प्रोडक्ट साइड में चाहिए, यानी इस वाले रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। अच्छा, इसका ई नॉट में ई नॉट मान लेता हूँ, लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम आती है कि ई नॉट को आप डायरेक्टली जोड़ या घटा नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा डेल्टा जी एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस इंटू एन, यहाँ पर है 2 इंटू एफ और इंटू ये ई नॉट हो जाएगा। इसका डेल्टा जी 2 निकालेंगे तो ये आएगा माइनस, और इसका एन हो जाएगा 3 इंटू एफ और इंटू ई नॉट ये हो जाएगा। इस रिएक्शन का अगर मैं लिखूंगा डेल्टा जी, तो डेल्टा जी 3 मान लेते हैं, डेल्टा जी 3 विल बी इक्वल टू माइनस, इसका एन है 1 इंटू एफ इंटू ई नॉट। तो अब मुझे तीनों का डेल्टा जी मिल गया है। अब मैं जानता हूँ कि अगर मैं जो तीसरे वाले रिएक्शन तक पहुँचना है, तो जो पहला वाला रिएक्शन है उसको मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि मुझे लेना पड़ेगा माइनस डेल्टा जी 1। पहले वाले को रिवर्स कर दिया, इसमें दूसरे वाले को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा प्लस डेल्टा जी 2, और ये बराबर आ जाएगा किसके, डेल्टा जी 3 के बराबर आ जाएगा। तो माइनस डेल्टा जी 1 इज इक्वल प्लस डेल्टा जी 2 एंड इट विल बी इक्वल टू डेल्टा जी 3। जो वैल्यूज वहां पर रखी हैं, अगर मैं उसको यहाँ पर प्लेस कर दूं तो एफ कैंसिल हो जाएगा, और उसको सॉल्व करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी प्लस 0.772 वोल्ट। तो आप सिर्फ वैल्यू प्लेस करके इसको काटना पीटना है, तो दैट विल बी अवर आंसर। 2-3 बातों का ध्यान रखना है इस सवाल में। पहले तो जैसे हम लोग हेस लॉ के सवाल करते हैं वैसे ही करना है, बस जरूरी बात यह है कि हम ई नॉट को सीधे जोड़ घटा नहीं सकते हैं। हम जोड़ घटा किसको सकते हैं, डेल्टा जी को, और डेल्टा जी को जोड़ना घटाना है तो पहले सबका डेल्टा जी लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग ये सारे चेंजेस यहाँ पर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ट्रायंगुलर प्लेनर शेप, CH3+ का हो जाएगा। CH3+ इज हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड दिस sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज हैविंग ट्राइगोनल प्लेनर शेप। तो sp2 के साथ ये फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेपर प्रेशर 750 हो गया है 373 केल्विन पर। 373 केल्विन मतलब बॉइलिंग पॉइंट। पानी के लिए ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट पर अगर आप किसी का वेपर प्रेशर देखते हैं तो 1 atm के बराबर हो जाता है, या फिर ये 760 mm ऑफ Hg के होना चाहिए। अब 760 की जगह पर 750 है, तो इसका मतलब कितने की कमी आई है, 10 की। तो चेंज इन वेपर प्रेशर 10 हो गया। ओरिजिनल कितना होता है 760, और यही मोल फ्रैक्शन के बराबर हो जाएगा। तो 1/76 विल बी द करेक्ट आंसर। सेकेंड इसमें सही हो जाएगा। रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है, तो ऑल ऑफ दीज सही आंसर जवाब हो जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन PCl5। अब देखो इस तरीके के सवाल में न्यूमेरिकल आपको हमेशा लगाना पड़ेगा। PCl5 जो है वो बदल रहा है किसमें, PCl3 प्लस Cl2। शुरुआती मोल स्टोइकोमेट्रिक ही मान ले 100 हो जाएगा। ये यहाँ से मैंने 1 माइनस अल्फा किया, ये अल्फा बन गया और ये अल्फा बन गया। अब अगर आप टोटल मोल जोड़ेंगे तो 1 प्लस अल्फा के बराबर आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन जब मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा, ये भी 1 प्लस अल्फा और ये भी 1 प्लस अल्फा। अगर मैं इसको प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पार्शियल प्रेशर बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा पार्शियल प्रेशर यहाँ, ये यहाँ पर। अब अगर मैं इसका K लिखता हूँ तो KP विल बी इक्वल टू, KP के बराबर कितना आ जाएगा, अल्फा P अपॉन 1 प्लस अल्फा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 प्लस अल्फा विल बी नियरली इक्वल टू 1, बिकॉज अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1 कंसीडर करते भी हैं और दिया भी है सवाल में। तो अल्फा P इंटू अल्फा P ऊपर हो जाएगा, और इसमें आप देखें 1 माइनस अल्फा भी और 1 प्लस अल्फा भी दोनों ही 1 के बराबर हो जाएंगे, तो सिर्फ P बचेगा नीचे। तो यहाँ से एक P से एक P कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी अल्फा स्क्वायर P विल बी इक्वल टू KP। तो यहाँ से अल्फा बराबर आ जाएगा KP अपॉन P का अंडर रूट, यानी कि अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट P। इसमें इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा सवाल आएगा तो आपको ये वाली प्रोसेस करके देखनी ही पड़ेगी, तभी ये आसानी से लगेगा और तभी आप कॉन्फिडेंटली इस आंसर को टिक कर पाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, जब मोल्स ना दिए हो तो शुरुआती जो मोल माने ये आप इसी को मान लें। दूसरे नंबर पर टोटल मोल से डिवाइड करते हैं तब मोल फ्रैक्शन निकलता है, और मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करते हैं तब पार्शियल प्रेशर बनता है, और केपी के एक्सप्रेशन में पार्शियल प्रेशर ही लिखा जाता है। अगर आपको अल्फा लेस देन वेरी वेरी लेस देन 1 दे रखा है तो 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा में आप अल्फा को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन कृपया यहाँ से अल्फा को इग्नोर ना कर दें, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो यू विल फाइंड द आंसर। एक वीक एसिड है जिसका Ka दे रखा है 10 की पावर -5, तो pKa यहीं से कितना हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। ऑन रिएक्शन विथ NaOH गिव NaX 0.1 m एक्वस सॉल्यूशन, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस या परसेंटेज हाइड्रोलिसिस पूछा गया है। तो H का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ KW अपॉन Ka इंटू C। तो यहाँ पर अंडर रूट करेंगे 10 की पावर -14
डिवाइडेड बाई के ए इज 10 की पावर -5 इंटू सी जो है वो 10 की पावर -1 दे रखा है। अब ये 5 और एक 6 हो गया, 6 ऊपर जाके घट जाएगा तो 8 बचेगा, 8 का अंडर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा 10 की पावर -2। ये आया h, लेकिन h परसेंटेज में पूछा गया है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो परसेंटेज h बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि इसको 100 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। बेंजीन रिएक्ट करता है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, ये लिखना आना चाहिए आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का मतलब 4 कार्बन होंगे, एक आइसो ग्रुप लगा होगा और यहाँ पे क्लोरीन है, तो दिस इज आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। इसके साथ बेंजीन रिएक्ट करता है लेकिन AlCl3 के प्रेजेंस में। तो जो AlCl3 है ये एक लुईस एसिड है और लुईस एसिड क्या करेगा, Cl को लेके चला जाएगा, Cl को लेके जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये इस जगह पे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनने की संभावना है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा बेंजीन पे वो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, और इसे अगर आप बेंजीन पे जोड़ देते हैं इलेक्ट्रोफाइल को तो दैट स्ट्रक्चर विल बी समवॉट लाइक दिस। यहाँ पे ये C और ये आके बेंजीन पे जुड़ेगा, इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल। तो नाम इसका पूरा हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। AlCl3 यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शन है उसके अंदर कार्बोकैटायन बनता है, और कार्बोकैटायन में सिंगल स्टेप रीअरेंजमेंट आपके यहाँ पूछा जाता है, तो आप एक स्टेप का रीअरेंजमेंट इसमें करके देख सकते हैं। NBS जो पहला इसमें से दे रखा है ये क्या करता है, ये करता है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। NBS गोज फॉर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन इसका एलाइल पोजीशन ये वाला हो जाएगा, तो मतलब जो X बनेगा वो कैसा बनेगा, X विल बी इक्वल टू CH3, फिर यहाँ पर CH2 की जगह CH आएगा, यहाँ Cl लग जाएगा एंड दिस विल बी CH डबल बॉन्ड CH2। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करा है इसने यहाँ पर और ये बनके तैयार हो गया। अब अगले नंबर पे इसको कह रहे हैं अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्या करता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो वो Cl को हटा देगा यहाँ से और उसको एक H भी लेना है तो इधर की साइड से एक H ले लेगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो Y बन के तैयार होगा, यानी अगर हम यहाँ पर KOH लगाएंगे अल्कोहलिक तो जो Y बन के तैयार होगा दैट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH2। तो दिस इज 1,3 ब्यूटाडाइइन, 1,3 ब्यूटाडाइइन बन जाएगा, यानी करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव प्रेसिपिटेट, इसमें से ये वाला जो कंपाउंड है इसमें ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि लोन पेयर और फिर इसके बाद सिंगल और डबल, यानी कि इसके अंदर रेजोनेंस होने की संभावना है, और अगर रेजोनेंस होगा तो ये पार्शियली डबल बॉन्ड बन जाएगा। नाउ दिस पार्शियल डबल बॉन्ड विल बी डिफिकल्ट टू ब्रेक, और यही रीजन होता है कि जो एराइल या फिर जो एराइल और जो विनाइल हैलाइड्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है, बिकॉज उनका जो Cl या जो हेलोजन मॉलिक्यूल है वो पार्शियली डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो अगर ये पार्शियल डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसका मतलब इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। What amount of bromine will be required to convert 2 ग्राम of phenol into 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो फिनॉल का रिएक्शन इसके लिए पता होना चाहिए, ये फिनॉल है और जब ये रिएक्ट करता है ब्रोमीन से तो 3 ब्रोमीन के मॉलिक्यूल खर्च होते हैं एंड दैट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ, ये फिनॉल के साथ लग जाता है 2,4,6, यानी एक ब्रोमीन यहाँ, एक ब्रोमीन यहाँ और एक ब्रोमीन यहाँ लग जाएगा, और 3 साथ में HBr बन के तैयार हो जाएंगे एज बाई प्रोडक्ट। तो आप यहाँ पर देखें इसका मॉलिक्यूलर वेट है 94, तो इसका 94 ग्राम रिएक्ट करता है इसके 80, इसका एक का होता है तो 160, और 160 गुणे 3 करेंगे तो 480 ग्राम से। तो इसका 94 ग्राम रिएक्ट करता है 480 ग्राम से, तो 1 ग्राम रिएक्ट करेगा 480 डिवाइडेड बाई 94 से, तो 2 ग्राम रिएक्ट करेगा 480 डिवाइडेड बाई 94 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इट विल कम आउट टू बी 10.2 ग्राम, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ अल्कोहल, C4 लिखा हुआ है, तो एक तो इसमें N ब्यूटेनॉल पॉसिबल है, ये हो जाएगा। दूसरा इसके अंदर सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल कह दें, या फिर 2 ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ऑल पॉसिबल है। तीसरा अब इस रिंग को हम लोग करके आइसो ब्यूटेनॉल बना सकते हैं एक, और एक इसके अंदर बन सकता है टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल, या फिर 3 डिग्री अल्कोहल बन के तैयार होगा, इट इज 2 मिथाइल 2 प्रोपेन ऑल। तो ये 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं। ब्यूटाइल रेडिकल के आपको चारों स्ट्रक्चर अच्छे से याद भी होने चाहिए,
क्योंकि इसका बहुत सारा उपयोग किया गया और एनसीईआरटी में बना के DIP किया है, तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले AlCl3 CO को निकाल लेगा, और ये CO निकाल लेगा तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट एसीटोफिनोन हमको बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब इसके अंदर अगला रिएजेंट दे रहे हैं ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl, क्लेमेंशन रिडक्शन है, तो वो इस CO को बदल देगा CH2 में। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमें मिलके B मिलेगा, वो B मिलेगा हमें बेंजीन रिंग, और यहाँ पर CH2 और यहाँ CH3 लगा रहेगा। तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज इथाइल बेंजीन। द करेक्ट ऑप्शन विल बी A, या फर्स्ट ऑप्शन। इथाइल एमीन यानी C2H5NH2, दिस इज इथाइल एमीन। इसका रिएक्शन कराया गया है नाइट्रस एसिड से, HNO2 से। ये जब रिएक्शन करता है तो इथाइल अल्कोहल बनता है C2H5OH, साथ में N2 गैस रिलीज होती है, और साथ में वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है। तो अगर आप इसका 1 मोल लेते हैं तो 1 मोल नाइट्रोजन बनेगी, और 1 मोल नाइट्रोजन का STP पे जो वॉल्यूम होता है दैट इज 22.4 लीटर। सबसे पहला जो रिएजेंट लिया गया है वो कौन सा लिया गया है, CHCl3/KOH, जो कि इसको किस में बदल देगा, आइसोसाइनाइड में। फिर इसके बाद HClH2O लिया गया है, तो आइसोसाइनाइड का एक पोर्शन तो मिथेनोइक एसिड में बदल जाएगा, एंड द सेकंड विल बी रिड्यूस्ड अगेन फॉर्मिंग एनिलीन। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये जो MAA3 टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है, इसके अंदर आपको ऑप्टिकल मिलेगा, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, बट आपको ज्योमेट्रिकल नहीं मिलता है। कारण यह है क्योंकि सारे सिमेट्रिकल ग्रुप्स लगे हैं, तो पहले वाले में आपको सिस, ट्रांस या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा। अ पेस्ट ऑफ कंपाउंड X इन वाटर इज हीटेड विथ इथेनॉल, इट गिव्स द प्रोडक्ट विच यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक एजेंट। X इज, तो X ब्लीचिंग पाउडर है, एंड ये आपको याद रखना है। मैं इसमें बहुत ज़्यादा रिएक्शन की डिटेल में नहीं जाऊँगा। ब्लीचिंग पाउडर को आप वाटर के साथ हीट करेंगे तो अलॉन्ग विथ इथेनॉल अगर आप हीट करेंगे तो आपको क्लोरोफॉर्म मिलेगा, और क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन में दिया गया है। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है वो एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में भी इस्तेमाल होता है। अब नहीं इस्तेमाल होता है, ये भी एनसीईआरटी ने लिखा है, बिकॉज ऑफ इट्स साइड इफेक्ट्स। तो क्लोरोफॉर्म को पहले यूज करते थे, अब ईथर आ गए हैं, तो ईथर आर वेरी गुड एजेंट्स एंड दे आर गैसियस ऑल्सो। द ज्योमेट्रीज ऑफ NiCO4, NiCO4 में अगर आप देखें तो निकल जो है, निकल इज एट इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। रीजन है क्योंकि हर कार्बोनिल के अंदर 0 ही होता है। अब अगर 0 है तो मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s2 3d8, और 4s2 3d8 में अगर आप 3d8 के अंदर 4s वाले इलेक्ट्रॉन को भी सेटल करोगे तो ये तो पूरा भर जाएगा। अब बाकी जो बचेगा वो क्या बचेगा, 4s बचेगा और 3p बचेंगे, यानी कि ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। 3p बोल रहा हूँ मतलब 4p के 3p ऑर्बिटल, और इसी में जाके बनेगा। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना है तो टेट्राहेड्रल होगा, एंड द सेकंड वन इज हैविंग +2 ज्योमेट्री, तो उसके अंदर आपको स्क्वायर प्लेनर यानी DsP2 देखने को मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। ये फिर उसी तरीके का सवाल है जो हम लोगों ने एक अभी लगाया था। इसमें से एक मैं आपको करके बताता हूँ। तो देखो 2x लिखा हुआ है एंड फिर बना है y + z। तो सिंपली यहाँ पे आपको शुरुआती मोल स्टोइकियोमेट्रिक मानने हैं, 2 है तो यहाँ 2 मान लो, 0 0 कर दो। फिर ये हो जाएगा 2 - x, एंड ये बन जाएगा x, और ये बन जाएगा x। तो ये आपको मोल्स मिल गए इन द टर्म्स ऑफ x, या फिर इसको x नहीं अल्फा लिख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज अल्फा ही इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पे अगर हम अल्फा के टर्म्स में लिखते हैं तो यहाँ ये हो जाएगा 2 - 2 अल्फा, और ये हो जाएगा अल्फा, और ये अल्फा हो जाएगा। अब इसका जब KC लिखेंगे तो इट विल बी α² डिवाइडेड बाई, ये है 2 1 - अल्फा, 2 and 1 - अल्फा, और इसका स्क्वायर होगा। स्क्वायर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर 2 है तो स्क्वायर लगेगा। 1 - अल्फा को हम इग्नोर कर सकते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4, तो ये बन जाएगा α² = 4 KC। तो अल्फा की वैल्यू निकालने को कह रहे हैं, तो ये जब अंडर रूट में आएगा तो ये कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और अंडर रूट KC आ जाएगा। तो अल्फा विल बी इक्वल टू 2 अंडर रूट KC, यानी ए को हम लोग मैच करेंगे किसके साथ, फर्स्ट के साथ मैच करेंगे। अब इनमें अगर आप ऑप्शन में देखें तो 2 ऐसे हैं जिसमें ए को फर्स्ट के साथ मैच करा गया, तो 2 ऑप्शन तो मैं हटा सकता हूँ। अगला आपको बहुत सबको करने की जरूरत नहीं है, अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे, यहाँ 2 था तो फिर अल्फा बराबर कितना आया, 2 × अंडर रूट KC। अगर 3 होगा तो आएगा अल्फा बराबर 3 × अंडर रूट KC, यानी कि मुझे सी के साथ सेकंड ऑप्शन चाहिए। तो सी के साथ सेकंड ऑप्शन जिसमें भी होगा
उसी को मैं टिक कर दूंगा, यानी मेरा पहला जवाब सही हो जाएगा। बाकी द सेम प्रोसेस यू कैन अप्लाई, और सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो आपको सारे ही रिलेशनशिप यहाँ पे मिल जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 2 ग्राम ऑफ CH4, तो CH4 जो होता है उसमें कार्बन के अंदर कितने होते हैं, 6 न्यूट्रॉन, और हाइड्रोजन के अंदर 0 न्यूट्रॉन होते हैं। तो एक CH4 में 6 न्यूट्रॉन है। अब हमें देखना है कि 2 ग्राम CH4 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो पहले मोल निकाला जाएगा, इट विल बी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 2/16 या फिर 1/8 आ जाएगा। मोल मिल गया तो नंबर ऑफ CH4 निकालते हैं, तो नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, 1/8 इंटू 6 इंटू 10⁻23। अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और मुझे पता है कि एक के अंदर कितने न्यूट्रॉन है, 6, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1/8 इंटू 6 इंटू 10⁻23 इंटू 6 से गुणा कर देंगे। तो ये यहाँ से 2 4 और ये 3 आ जाएगा, और फिर ये 2 और ये 3, यानी ये हो जाएगा 9 का आधा 4.5, यानी 4.5 इंटू 10⁻23। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा फोर्थ ऑप्शन। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2 कैन बी प्लेस। तो 4s2 3d3 इसमें कैसे काउंट करते हैं, इन दोनों को अगर आप काउंट कर लें, ये दोनों, तो 4s2 3d3 विल कम इनटू फिफ्थ ग्रुप। तो पांचवा सही जवाब हो जाएगा, यानी फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। SF4 बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है। SF4 के अंदर 2 बॉन्ड जो होते हैं, पहली बात तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, और sp3d के अंदर आपको आइडेंटिकल बॉन्ड्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि 120 पे रेंज होते हैं और 90 पे रेंज होते हैं, या 180 आप कह सकते हैं उस पे रेंज होता है। तो एक तो ये बात। दूसरी बात, इसका शेप बहुत पॉपुलर है, तो शेप इज सीसॉ। तो सीसॉ के अंदर आप देख सकते हैं कि सारे बॉन्ड आपको आइडेंटिकल नहीं मिलेंगे, 2 अलग तरह के और 2 अलग तरह के बॉन्ड मिल जाएंगे। फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच। तो इनकरेक्ट मैच के अंदर N2 और Be2 बोथ डायामैग्नेटिक, सही बात लिखी है, 14 इलेक्ट्रॉन है, और इसके अंदर 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही डायामैग्नेटिक। जो इवन नंबर वाले हैं वो डायामैग्नेटिक होते हैं 2 को छोड़ के, एक O2 और B2, यानी O2 माने 16 और B2 मतलब 10। इन 2 इवन वालों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने इवन वाले हैं सब डायामैग्नेटिक हैं। N2 प्लस एंड N2 माइनस सेम बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि प्लस माइनस में घटा देते हैं। O2 प्लस और N2 प्लस का निकालोगे तो भी सेम बॉन्ड ऑर्डर आएगा, बिकॉज O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर अगर आप निकालेंगे तो 2.5 होगा, और N2 प्लस का भी 2.5 है। लेकिन ये H2 प्लस और H2 माइनस की सेम स्टेबिलिटी गलत बात दिया है, क्योंकि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाएंगे। कैसे अलग अलग हो जाएंगे, H2 का मतलब क्या है, H2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो सिग्मा 1s2 एंड देन आफ्टर वही सिग्मा स्टार 1s2 टाइप का सिस्टम आएगा। तो इसके अंदर सिग्मा 1s2 नहीं H2 प्लस लिखा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है अगर हम H2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो। लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कहाँ है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, इट इज इन बॉन्डिंग। और अगर H2 माइनस को लिखेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s1, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर। तो इसके अंदर ये 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो चूंकि यहाँ बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है और यहाँ एंटी बॉन्डिंग में है, तो एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी को घटाता है। तो इन दोनों की सेम स्टेबिलिटी कहना सही बात नहीं, गलत हो जाएगा। फॉर द रिएक्शन 2, ये कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा है, चलो रिएक्शन से यहाँ पर कोई लेना देना भी नहीं है। एक कोई रिएक्शन है, वॉट एवर इज रिटन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 30 डिग्री एंड 40 डिग्री पे दिया है 3.5 एंड 3। तो आप देखो टेम्परेचर बढ़ा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट गया, तो मतलब उल्टा चल रहा है। उल्टा चलता है एक्सो में। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाता है, और एंडोथर्मिक में सेम चलता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाएगा। Which of the following is a conjugate base of some acid and also has its conjugate base? HCO3, ये स्वयं किससे बना है, H2CO3 का एक H लॉस कर दिया मैंने तो बन गया HCO3 माइनस। H लॉस कर दिया है मतलब ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। तो लिखा है कि इसमें से कौन सा किसी का कॉन्जुगेट बेस है, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। और इसका खुद का अगर आप बनाएंगे सम एसिड एंड इट ऑल्सो हैज अ कॉन्जुगेट बेस, तो CO3 माइनस हो जाएगा -2, बिकॉज इसमें से अभी एक H और घटाना पॉसिबल है। तो ये इसके पास दोनों गुण, इसमें एक ही H है तो एक घटा तो सकते हो, लेकिन ये किसी से बना होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। द pH ऑफ वाटर एट 298 केल्विन इज 7। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए
तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो KW बढ़ जाता है। अच्छा, नॉर्मली KW कितना होता है 10 की पावर -14, ये 10 की पावर -14 है, तो इसकी वजह से जो pH आता है दैट कम्स 7। अब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये चीज बढ़ जाएगी, बढ़ के मान लेते हैं कि 10 की पावर -12 हो गया, तो अगर ये 12 हो जाएगा तो pH 6 आएगा। इसको बढ़ाने का मतलब 15 नहीं कर देना, इसको 14 से 13 12 कर, माइनस में पावर इसलिए कम करने का मतलब बढ़ जाएगा। तो अगर ये 10 की पावर -12 हो गया तो यहाँ पर pH 6 आ जाएगा, तो pH विल डिक्रीज, लेकिन वाटर अभी भी न्यूट्रल रहेगा। गर्म करने से पानी एसिडिक या बेसिक नहीं हो जाता है। न्यूट्रल रहने की परिभाषा ये है कि जितना H+ होना चाहिए उतना ही OH- होना चाहिए, तब आप किसी पानी को न्यूट्रल कह सकते हैं। तो दैट इज द डिफाइनिंग कंडीशन। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जब ब्रोमीन बदलता है BrO3-, तो यहाँ 2 × 3 6 में से 1 गया 5, तो +5 पे है, और वहां पे 0 पे है, तो 0 to +5 ओनली लिखना था मुझे, तो 0 to +5 ओनली इज द चेंज। 80 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A is 250 and that of pure liquid B is 1000 if a solution of A and B boils at 80 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अगर ये बॉयल कर रहा है A और B का सॉल्यूशन, ये बॉयल जो वर्ड है इससे ये पता चलता है कि इसका वेपर प्रेशर जो होगा वो कितना होगा 760। अब हम क्या जानते हैं, हम परिभाषा ये जानते हैं कि P total is equals to P नॉट AXA प्लस P नॉट B, और यहाँ 1 - x से कर लेते हैं क्योंकि मुझे मोल परसेंट A का ही निकालना है। तो टोटल प्रेशर मेरे पास हो जाएगा 760 बराबर P नॉट A कितना दे रखा है इन्होंने 250, और यहाँ पे लिखते हैं XA प्लस P नॉट B दिया हुआ है 1000, और यहाँ पर आ जाएगा 1 - x से, तो ये इतना हो जाएगा मेरे पास। इसको सॉल्व करते हैं, 250x से और ये 1000x से माइनस में आएगा, तो -750x से बनेगा, इसको इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा 750xa प्लस में बनेगा इज इक्वल्स टू, और ये 760 इधर की तरफ लेके जाओगे तो 1000 - 760 करेंगे तो आएगा 240, तो x से विल बी इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 750। परसेंटेज में निकालोगे तो परसेंटेज x से कितना हो जाएगा 240, या फिर इसको 24/75 ही कर देते हैं, 24/75 × 100 हो जाएगा, तो ये 25 × 3 75, 25 चौको 100, और 3 को ये कर सकते हैं कितना कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, और 8 × 4 करोगे तो 32 मोल परसेंट आ जाएगा 32, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 32 मोल परसेंट। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसियस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 298 केल्विन एंड अंडर प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर इज 0, तो ये सही बात लिखी है, एंथैल्पी 0 होती है। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसियस, एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसियस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अंडर द सेम कंडीशन इज 0, तो एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन 0 होना, एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन 0 होना, आई डोंट एग्री विद दिस, नहीं आई एग्री विद दिस, एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन भी 0 हो जाएगा क्योंकि एंट्रोपी इज इक्वल्स टू ΔH/T ही होता है, तो ΔH 0 हो गया तो ΔS भी 0 हो जाएगा। तो दोनों बातें सही लिखी हैं, और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है, तो आई विल गो विद द फर्स्ट ऑप्शन बिकॉज फॉर्मूले से आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, तो इनकरेक्ट ऑर्डर देखो, एसिडिक नेचर या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN। EN क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना अच्छा लुईस एसिड बनेगा। यहाँ इन्होंने उल्टा लिख रखा है, देखो Cl का, ये Cl है, Cl का EN ज्यादा है तो इधर ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होना चाहिए, उन्होंने उधर की तरफ कर दिया, तो मतलब ये गलत लिखा है, तो फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इट इज इनकरेक्ट। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड बाय KMnO4 इन एसिडिक मीडियम इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोकैटालिसिस, इसमें Mn+2 कैटालिसिस करता है। KMnO4 जब ऑक्सीडाइज होता है तो ये बनाता है Mn+2, और फिर वही Mn+2 कैटालिस्ट का भी काम करता है, इसको बोलते हैं ऑटो कैटालिसिस। मैंने कुछ बनाया और वही दोबारा से कैटालिसिस करने लगे, तो दैट इज कॉल्ड ऑटो कैटालिसिस। द वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज 2.84। 2.84 बोहर मैग्नेट्रॉन का मतलब है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब होंगे, अगर किसी का कॉन्फ़िगरेशन D2 है तो चाहे स्ट्रॉन्ग आए चाहे वीक आए, 2 के बाद 3 ऑर्बिटल तो खाली पड़ी है, तो उसमें वो आके अपना पेयरिंग करके दिखा देगा। तो D2 चाहे स्ट्रॉन्ग के साथ रहे चाहे वीक के साथ रहे, उसमें 2.84 ही मिलने वाला है।
द डीएक्टिवेटिंग नेचर ऑफ NH3+, तो NH3+ इस तरीके से लिखा जाता है। अब ये जो NH3+ है ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और इस वजह से इसको डीएक्टिवेट करता है, लेकिन M इफेक्ट नहीं, क्योंकि रेजोनेंस पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पर ये इसका -I इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से इसको डीएक्टिवेट कर देता है। इस कंपाउंड का ओजोनोलिसिस करेंगे, तो ओजोनोलिसिस करने पे आपको पता है यहाँ से तो ये इधर जो बचा एक कार्बन वो तो HCHO बना देगा, जो कि आपको बाकी, और जिंक ले रहे हैं तो ये वाले ऑप्शंस तो फर्जी हो गए। तो HCHO मिलेगा मुझे, और इसमें हमेशा मैं ये चाहता हूँ कि कार्बन जरूर लिखे जाएं, तो थोड़ा सा आसान हो जाती है कहानी। यहाँ से तोड़ेंगे, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5, यानी 5 कार्बन का होना चाहिए। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 का तो है, लेकिन तीसरे कार्बन पे ये डबल बॉन्ड O भी आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 कार्बन, तीसरे पे डबल बॉन्ड O, तो मतलब मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। Which one of the following is most reactive towards electrophilic reagent? तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरफ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके अंदर तो ये +M इफेक्ट लगा ही नहीं पाएगा, नो +M, बिकॉज इसके अंदर कॉन्जुगेशन नहीं है। यहाँ पे जो लोन पेयर है वो इधर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, इधर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका +M बहुत कम हो जाएगा। स्मॉल +M या फिर लो +M लगा रहा है, तो इसको भी नहीं गिनेंगे। अब मेरे पास एक OH है और एक OR है। OH और OR में ज्यादा +M किसका होता है? OH का, तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, बिकॉज ESR के लिए रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -M। द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द गिवन रिएक्शन, तो इसका स्लोएस्ट स्टेप हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। आपको मैकेनिज्म के हिसाब से इसको याद रखना है। एंड यू कैन सी दैट इट इज कैनिजारो, बिकॉज अब बेस ले रहे हैं, और बेस लेने के बाद एक CHO बदल गया है किसके अंदर? CH2OH के अंदर, और एक CHO बदल गया है C डबल बॉन्ड ONA के अंदर, यानी एक ऑक्सीडाइज हो गया है और एक रिड्यूस हो गया है। ऐसी घटना कब होती है कि एक ऑक्सीडाइज हो जाए, एक रिड्यूस हो जाए? जब कैनिजारो रिएक्शन होता है, और इसमें हाइड्राइड ट्रांसफर स्लोएस्ट स्टेप है। द हाइड्रोकार्बन विच डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इज, तो सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ एल्काइन रिएक्ट कर जाते हैं, तो ये दो ऑप्शन तो कट गए, और ट्रांस एल्कीन बनाते हैं। दूसरी बात यह है कि सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ बेंजीन भी रिएक्ट कर जाएगा, और बेंजीन रिएक्ट करने के बाद ऐसे दो डबल बॉन्ड वाला एक कंपाउंड बनाएगा। तो इसके साथ रिएक्ट जो नहीं करेगा वो है इथीन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो टॉटोमेरिज्म, तो सारे ही शो कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, यहाँ पे भी आप देखें तो अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो इसमें जितने भी हैं सब टॉटोमेरिज्म शो कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। The number of stereoisomers possible for pent3ene 2-ol, तो pent3ene 1 2 3, पहले तो 2 पे ऑल लगा देते हैं और 3 पे इन, तो 2 सेंटर्स बन रहे हैं, स्टीरियोजेनिक 2 सेंटर बन रहे हैं, और 2 सेंटर होते हैं तो 2 की पावर n फॉर्मूला है, यानी 4 बन जाएंगे इसके स्टीरियोआइसोमर्स। इन दोनों को क्या कहा जाएगा? तो दीज आर बेसिकली चेन आइसोमर्स, बिकॉज द पोजिशन ऑफ चेन इज डिफरेंट। ये बहुत ज़्यादा आपके डिटेल के लिए है नहीं, ये जेई में ज़्यादा ये सवाल पूछे जाते हैं, तो मैं इसे बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, इस कॉन्फ़िगरेशन से आपको चेन वाला स्ट्रक्चर इमेजिन करना है, एंड दैट ऑल इज नॉट इन योर कंसिडरेशन में नहीं होना चाहिए। इफ द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन इज 10⁻⁻², तो Kc बराबर क्या होता है? K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड। Kc is 10⁻² is equals to K forward 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई K बैकवर्ड। तो K बैकवर्ड कितना आ जाएगा इसमें? ये बटे में चला जाएगा, तो K बैकवर्ड विल बी 10। अब K बैकवर्ड 10 आया है और Kc कितना था? 10⁻²। तो अगर मैं उसको 1000 से गुणा करूंगा तभी तो आएगा, तो 1000 टाइम्स ऑफ Kc विल बी द करेक्ट आंसर। 50 ml 2N acetic acid mixed with 10 ml 1N sodium acetate solution will have an approximate pH। तो pH का फॉर्मूला यहाँ पर एसिडिक बफर के लिए क्या हो जाएगा? pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। pKa का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5, K 10⁻⁻5 दिया है, प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? सॉल्ट का है 10 × 1 यानी 10 मान लेते हैं, और 15 × 2 यानी 100। सॉल्ट मैंने नीचे लिख दिया, उल्टा लिख दिया मैंने। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है? इट इज 10 × 1 यानी 10 है, तो ये 10 ऊपर लिखना पड़ेगा, और एसिड का दिया है 50 × 2 यानी ये 100 नीचे की तरफ आएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/10 यानी 5
माइनस log 10 रेज टू द 5 प्लस log 10 रेज टू द पावर -1, -1 आगे आ जाएगा तो 5 - 1 दैट इज 6 विल बी द करेक्ट आंसर। द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी NaOH। तो NaOH अगर आप लगाएंगे तो वो इस ब्रोमीन को तो हटा देगा लेकिन इस Cl को नहीं हटा पाएगा बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड। तो बस आपको इस ब्रोमीन की जगह पर OH मिल जाएगा और ये Cl जो है ये इंटैक्ट रहेगा, यानी पहला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जो पार्शियल डबल बॉन्ड बनाता है या जो फिर बेंजीन के साथ बेंजाइलिक होते हैं जिसको एराइल बोला जाता है, वो डायरेक्टली टूटते नहीं है और इनको तोड़ने के लिए फिर आपको 300 ATM का प्रेशर देना पड़ेगा एज इट इज मेंशन्ड इन NCERT। तो दिस वाज द लास्ट टेस्ट एंड आगे अब आपका जो अगला टेस्ट है वो तो सीधे एग्जाम ही है। अब मुझे लगता है कि लेस देन 10 डेज अराउंड बचे हैं आपके पास, 10 दिन का करीब टाइम है। तो 10 दिन में तो आपको बस वो टाइप का होता है कि कुछ मतलब लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं, किताब उठाते हैं इधर उधर, तो ये इट्स वेरी नॉर्मल थिंग, सबके साथ होता है। मेरे साथ भी तैयारी में यही हुआ था। तो डोंट वरी अबाउट इट, अपनी पढ़ाई करते हैं ताकि आपके दिमाग को ये ना महसूस हो कुछ गड़बड़ चल रहा है। दिस टाइम योर ब्रेन मस्ट फील गुड एंड दैट विल लीड टू ऑप्टिमम परफॉर्मेंस इन द एग्जाम। पढ़ाई करते रहें, फिर मुलाकात होगी। दिस टाइम आई विल से कि आपके सिलेक्शन के साथ विद गुड विशेस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।